today we are going to study about विल्सन डिजीज। ठीक, विल्सन डिजीज क्या होता है? ये एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें कि हमारे बॉडी में और हमारे ऑर्गन में किसका डिपोजिशन होता है? कॉपर का डिपोजिशन होता है। ठीक, कॉपर का डिपोजिशन होता है। ठीक है, अब क्या है, जैसे कॉपर है अपना, नॉर्मली हम जानते हैं कि कॉपर का क्या डेली इनटेक है हमारे शरीर में, और कॉपर टोटल मतलब हमारे बॉडी में कितना होता है। फिर हम जानेंगे कि कॉपर का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। तो देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली जो हमें रिक्वायरमेंट है डेली, वो है 2 to 5 mg पर डे, और जो टोटल स्टोरेज होता है ये डेली रिक्वायरमेंट है। ठीक, डेली रिक्वायरमेंट, और जो टोटल स्टोरेज होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, वो होता है 50 to 100 mg। ये हमारे टोटल बॉडी में डिपोजिशन होता है। ठीक, अब देखते हैं, जैसे कि ये कॉपर है। ठीक, कॉपर बहुत सारे इंजाइम के लिए ये जो है जैसे कोफैक्टर की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या है कि देखिए, जैसे कि हमें एला सिंथेज इंजाइम जो है, ये नॉर्मली है जो हीम फॉर्मेशन कराता है। इसके हीम फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एला सिंथेज, और उसके कोफैक्टर क्या चाहिए? कॉपर। ठीक, इसके बाद से देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, ये क्या होता है? हमारे आयरन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे कि देखिए, इसमें ये जो बनता है सेरुलोप्लाज्मिन, ये सेरुलोप्लाज्मिन को हम लोग कहते हैं फेरो ऑक्सीडेज। ये फेरो ऑक्सीडेज ये क्या करता है? फेरेटिन को कन्वर्ट करता है लीवर में ट्रांसफेरिन में, और ये ट्रांसफेरिन आयरन को कैरी करता है। मतलब ये हो गया आयरन मोबिलाइजेशन में ये हेल्प करता है। ठीक, आयरन मोबिलाइजेशन में हेल्प किया। इसके बाद से ये जो एंजाइम है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह, जैसे कॉपर डिसम्यूटेज। ठीक, इसके बाद से ये कैटलेज एंजाइम जो होता है, उसमें ये कोफैक्टर की तरह काम करता है। ठीक, ये नॉर्मली ये हमारे बॉडी में कॉपर का फंक्शन है। ठीक है, इसकी डेली रिक्वायरमेंट जो है 2 to 5 mg डेली है। टोटल स्टोरेज 50 to 100 mg है। एला सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है, सेरुलोप्लाज्मिन के लिए होता है, एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मेशन के लिए होता है, एक कैटलेज एंजाइम के लिए होता है। एक और हम कह सकते हैं, जैसे कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीसी है। ठीक है, ईटीसी में जो टाइप 4 जो है, इसको कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक, इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को फंक्शन कराने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉपर। ठीक, अब देखिए, अगर कॉपर की डिफिशियंसी होती है, कॉपर जो है वो होता है मेलानिन फॉर्मेशन के लिए भी ये हेल्प करता है। मेलानिन फॉर्मेशन के लिए अगर ये कॉपर इसमें वर्क नहीं करता है, जैसे कि इसमें टायरोसिनेज एंजाइम है। ठीक है, टायरोसिनेज एंजाइम को फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए कॉपर। अगर ये नहीं बनेगा तो मेलानिन फॉर्मेशन नहीं होगा, तो मेलानिन फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, हाइपोपिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए, अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि जैसे कॉपर एंट्री करेगा, फिर कैसे वर्क करेगा, कहाँ डिपोजिशन होगा, कैसे एलिमिनेट होगा, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, आप कॉपर को क्या किए? इंजेस्ट किए। ठीक है, वो आपके जीआईटी में एंटर किया। ठीक है, जीआईटी में एंटर किया। अब ये जो है, ये है अपना डिओडेनम पार्ट। ठीक, और है समथिंग नोन एज प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ जेजुनम।
ठीक। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ जिजोनम से जैसे ये कॉपर गया, ठीक है, कॉपर गया। अब कॉपर का जो इंटेरोसाइट्स है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल है, ठीक है, यहाँ पे ये कॉपर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, कॉपर इंटेरोसाइट्स में आए, ठीक। अब क्या होता है कि जब ये कॉपर इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, तो इसके बाद इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, इसको ब्लड में जाना है। आप जानते हैं कि मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो होता है हमारा ब्लड होता है। अब ये ब्लड के थ्रू इसमें ये तो ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, इसमें एंट्री कर गया, ठीक है। अब क्या है, देखिए, मानिए ये कॉपर यहाँ पे एंट्री कर गया ब्लड वेसल्स में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम फ्री कॉपर अगर छोड़ते हैं, जैसे फ्री है, तो फ्री कॉपर हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, फ्री कॉपर, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा अंदर जाने, ब्लड वेसल्स में जाने के बाद हमारा मेन टारगेट रहेगा कि इसको भाई कोई कैप्चर कर ले, ठीक है। अगर कोई कैप्चर कर लेगा, ठीक है, तो इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। तो इसकी कैप्चरिंग के लिए, ठीक है, बैठे रहते हैं लोग हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड प्लाज्मा में, जैसे अल्बुमिन है, अल्बुमिन है, ठीक है, और है हिस्टाइडीन अमीनो एसिड। तो ये जो है ये दोनों जाके बाइंड कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कभी काल ऐसा होता है कि कुछ छूट गए, कुछ बच जाते हैं जो बाइंड नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एलिमिनेट होने के लिए वो किडनी में जाते हैं, ठीक है। लेकिन किडनी के जो प्रॉक्सिमल पार्ट जो है, प्रॉक्सिमल पार्ट ट्यूब्यूल है, वो इसका 100% एब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है अगर कम अमाउंट में हो तो, ठीक है। अगर एक्सेस है तो हम आगे बताएंगे कि एक्सेस अगर होगा तो उसमें क्या उसकी साइड इफेक्ट है, क्या उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, अब तो यहाँ तक समझ में आया कि मान लीजिए जो हम लोग जीआईटी में उसको क्या कहिए, डिओडेनम और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ जिजोनम से ये ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व होने को इंटेरोसाइट से होते हुए कहाँ गया, ब्लड में। अब जो ब्लड में जब गया, ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो भी इंटेस्टाइन में जो भी ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, और वहाँ से जितने भी ब्लड है अब डाइवर्ट होते हैं हमारे लीवर में, ठीक है। लीवर में जाएंगे मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म के लिए, चाहे सेवरल उसको क्या किया जाएगा कि वहाँ पे मेटाबोलाइज होंगे, कैटाबोलाइज होंगे, जो भी होना है हमारे लीवर में जाके होंगे, ठीक है। इसके बाद से क्या होगा कि लीवर, अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी जाएंगे। तो जैसे ये हम लीवर बनाते हैं, ठीक है, समझिएगा। अब क्या है कि जो हमारा ब्लड वेसल्स से और लीवर में जैसे गया, ठीक है, मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स आया और इसको ब्लड वेसल्स इसको कहते हैं जैसे पोर्टल वेन के थ्रू, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन से लाता है और पोर्टल वेन के थ्रू जो है ये हमारा कॉपर हमारे लीवर में एंट्री करेगा, ठीक है। लीवर में एंट्री करने के बाद क्या होगा, जो अल्बुमिन इसको कैरी कर रहा था और जो हिस्टाइडीन अमीनो एसिड था, ये इसको टेम्पोररी क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। टेम्पोररी डिसोसिएट होगा तो इसका जो ऑप्टेक है वो तुरंत वहाँ पे हिपेटोसाइट है उसमें ये ऑप्टेक हो जाएगा। ऑप्टेक होगा, इसके बाद से जो है इसका जो जैसे मानिए यहाँ गया, ठीक है, और इसमें डिसोसिएट होगा, ठीक है, डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे कुछ चैनल्स हैं जो उसको अपटेक करते हैं, आगे देखेंगे कैसे। तो यहाँ से डिसोसिएशन हुआ, एंट्री किया लीवर में। अब देखिए एक हम बना रहे हैं जैसे हिपेटोसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे ये है अपना दो हिपेटोसाइट हम बना रहे हैं, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं बाइल कैनाली कुलाई, ठीक है।
अब देखिए, इस हिपेटोसाइट्स में लगे होते हैं कुछ ट्रांसपोर्टर्स, ठीक। इस ट्रांसपोर्टर का नाम है CTR1 ट्रांसपोर्टर, ठीक है। जैसे कॉपर ट्रांसपोर्टर, ह्यूमन कॉपर ट्रांसपोर्टर, ठीक है। पहले जो किताब में था वो था DMT, DMT1 ट्रांसपोर्टर, लेकिन अब नए स्टडी के अनुसार इसको चेंज कर दिया गया और ये कहा गया है CTR1 ह्यूमन कॉपर ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो कॉपर है वो हमारे हिपेटोसाइट्स में एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री करने के बाद अब देखिए, ये जो एंट्री करता है, अगर फ्री कॉपर है लीवर में भी, वो भी हमारे लीवर के लिए क्या है, हार्मफुल है और टॉक्सिक है। तो यहाँ जाने के बाद इसको क्या करता है, कुछ मेटेलोचैप्रोनिन्स प्रोटीन्स होते हैं जिसको इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेटेलोचैप्रोनिन्स प्रोटीन्स है, ठीक है। इसको थोड़ा हम कलर चेंज करते हैं, ठीक। मेटेलोचैप्रोनिन्स प्रोटीन्स है, मेटेलोचैप्रोनिन्स प्रोटीन्स, ठीक है। इसको ये जिसको कहते हैं एटॉक्स 1 मतलब एंटी ऑक्सीडेंट 1, ठीक है। इसको एक्सेप्ट किया। इससे क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन जो है कि ये जो है कॉपर की जो टॉक्सिसिटी है, जो फ्री मॉलिकुलर जो कॉपर होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, इसकी कॉपर की टॉक्सिसिटी को क्या करता है, कम करता है, ठीक। अब ये कॉपर गया, अब हम इसमें जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसक्राइब करके एक जीन को रेगुलेट करता है, जो कि अंदर लगे ट्रांस गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे ये वर्क करता है। ट्रांसपोर्टर्स ट्रांस गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे ये वर्क करता है, ठीक है। इस पे लगे होते हैं एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसका नाम है ATP7B। जीन रेगुलेट करके ATP7B प्रोटीन्स और जो इंजाइम बनाता है, ये क्या करता है, यहाँ पे एंट्री होने के बाद, ठीक है, जो पहले इसमें रहते हैं एपो, ये यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, इसमें आता है, ठीक है। ये इसमें होते हैं एपोसेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। यहाँ पे एपोसेरुलोप्लाज्मिन ये ऐड होता है इसमें कॉपर, और ये बनाते हैं सेरुलोप्लाज्मिन। अगर देखिए, अगर यही ATP7 जीन जो है, इसकी अगर म्यूटेशन हो गई, ठीक है, इसकी क्या हो गई, म्यूटेशन। जब म्यूटेशन हो जाएगी तो ये एपोसेरुलोप्लाज्मिन से कॉपर बाइंड नहीं करेगा, ठीक है, तो ये सेरुलोप्लाज्मिन नहीं बनेगा। जब सेरुलोप्लाज्मिन नहीं बनेगा तो सेरुलोप्लाज्मिन का एक और है नाम फेरोऑक्सीडेज। जो फेरोऑक्सीडेज है वो क्या करता है, फेरेटिन को कन्वर्ट करता है किसमें, ट्रांसफेरिन में। और जब देखिए, जब फेरेटिन अगर ट्रांसफेरिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि जो आयरन जो है, आयरन का मोबिलाइजेशन नहीं होगा। आयरन का अगर मोबिलाइजेशन नहीं होगा तो अगर आयरन हमारे बोन मैरो सेल में नहीं पहुंचेगा तो हमें क्या हो सकता है, डिफिशिएंसी हो सकती है। सिम्टम्स लाइक कह सकते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जैसा कुछ आएगा यहाँ पे, क्योंकि आयरन जा नहीं रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का ये कारण बन सकता है। चलिए, ये तो ठीक है कि सेरुलोप्लाज्मिन नहीं बना। ऐसे अगर मान लो कि सेरुलोप्लाज्मिन बन गया, ठीक है, इसको क्या है कि इसको इलिमिनेट होना है, क्योंकि कॉपर तो ये इसमें ये क्या किया, बाइंड किया, इसमें कॉपर ऐड है, इसको इलिमिनेट भी होना है। तो ये इलिमिनेशन के लिए, ठीक है,
ये कहाँ जाता है, बाइल कैनुलकुलाई में। बाइल कैनुलकुलाई से सब कलेक्ट होके फिर सारा पोर्टल सिस्टम से होते हुए ये बाहर शरीर से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ भी क्या होता है ना कि या कि इसका एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाए, ठीक है। अगर एक्सक्रीशन कम होती है कॉपर की तो फिर भी क्या होगा, कॉपर बढ़ेगा, ठीक है। एक तो सेरुलोप्लाज्मिन नहीं बना यहाँ पे, और ये सारा जो फंक्शन है ATP7B ATPase, विल्सन इस एंजाइम का नाम है विल्सन एटीपीएज एंजाइम, एटीपीएज एंजाइम। सारा जो ये फंक्शन है विल्सन एटीपीएज ही करता है इसके एलिमिनेशन के लिए। अगर मान विल्सन एटीपीएज एंजाइम यहाँ वर्क ना करे, यहाँ वर्क ना करे, तो ये क्या होगा, कॉपर का जो अमाउंट है आपके बॉडी में, चाहे हमारे बॉडी में, क्या होगा, ये बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इसको ये कॉज करता है कॉपर टॉक्सिसिटी। अगर कॉपर टॉक्सिसिटी हुई तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे लीवर हो गए, ब्रेन हो गए, सेवरल जॉइंट्स हो गए, चाहे हमारे आइज़ में भी ये क्या होता है, आइज़ में जैसे कि डेस्मेंट मेम्ब्रेन है उसमें इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सेवरल सिम्टम्स देते हैं, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स देते हैं, वो हम आगे देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। तो यहाँ पे हम समझे कि अगर ATP7 विल्सन एटीपीएज अगर वर्क नहीं करता है तो ये असेरुलोप्लाज्मिन जो है, ठीक है, सेरुलोप्लाज्मिन में कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब फेरो ऑक्सीडेज नहीं बनता है। जब फेरो ऑक्सीडेज नहीं बनता है तो इसका मतलब फेरेटिन जो है ट्रांसफेरिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब ट्रांसफेरिन अगर नहीं बनेगा तो आयरन का मोबिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो इसके चलते आपको एक चीज़ हो सकता है कि आपकी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। अगर मान लीजिए सब ठीक है, सेरुलोप्लाज्मिन बन भी गया लेकिन उसका एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो उसके चलते क्या होगा कि ये बाइल कैनुकुलम में जब एलिमिनेट नहीं होगा फिर भी इस दौरान क्या होगा कि आपके शरीर में कॉपर बढ़ेगा, उसके चलते भी क्या हो जाएगा, आपको टॉक्सिसिटी। अब देखते हैं, ये तो इसका पैथोजेनेसिस था कि कैसे ये होता है, ठीक है, शरीर में कैसे कॉपर। अब हम देख लिए कि कॉपर जो है हमारे शरीर में बढ़ गया है, ठीक है। अब समझिए, अब क्या होता है कि जब ये कॉपर हमारे शरीर में गया, अब इसकी टॉक्सिसिटी हो गई, कॉपर की क्या हो गई, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कॉपर क्या हो गया है, डिपोजिशन हो गया है, ठीक है। तो ये इसकी जो मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ दिया जाए कि ये कॉपर किस मैकेनिज्म से ये हमारे मतलब सेल को ये हार्म करता है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि बाय द फेंटन रिएक्शंस। फेंटन रिएक्शन एक टर्म है, फेंटन, ठीक है। इसमें कि वो हाइड्रोक्सिल आयन को, रेडिकल को ये डेवलप करता है इस फेंटन रिएक्शन में, और यही हाइड्रोक्सिल जो आयन है यही डैमेज का कारण बनता है, ठीक है। अगर लीवर में होता है तो इसको कहते हैं हिपैटो लेंटिक्यूलर। लेंटिकुलर मतलब ये क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जाता है, ठीक है। और लेंटिकुलर सिस्टम जैसे कि हमारे लेंटिकुलर सिस्टम्स ग्लोबस पैलिडस जो रीजन है उसको भी ये डैमेज करता है, मतलब ब्रेन में ये डैमेज करता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसको कैसे क्या ये वर्क करता है, ठीक। ये तो है अपना ये फेंटन रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ये आप कह सकते हैं, ठीक है। ये अब देखिए जैसे ये आरबीसी में गया, ठीक है, आरबीसी में जाने के बाद ये क्या होता है कि हीमोलाइसिस भी करा सकता है, ठीक है, हीमोलाइसिस भी करा सकता है। कैसे, जैसे देखिए ये जो है आरबीसी में क्या होता है, बहुत सारा ना इसमें, जैसे कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए, ठीक है, जो भी इंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में बहुत सारे एंजाइम वर्क करते हैं, तो उस एंजाइम को ना ये क्या कर देता है, इसको भी डैमेज कर देता है। कौन, कॉपर अगर एक्सेस हो गया है तो इसकी भी डैमेज कर देता है ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम की, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा कि बहुत सारा आरबीसी का जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, जैसे आई की अगर बात करें, ठीक है, ये नॉर्मली जो है आई का जो फीचर्स है वो लीड फीचर्स होता है, ठीक है, जिसमें कि इसमें क्या होता है, जो कॉपर जो है सबसे पहले तो ये अपर जो है ये, ठीक है, इस रीजन में सबसे पहले ये कॉपर का डिपोजिशन होता है, ये होता है डेसिमेट मेम्ब्रेन में, डेसिमेट मेम्ब्रेन में, ठीक है, डेसिमेट मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। और ये डेसिमेट मेम्ब्रेन में ये जो है येलोविश ग्रीनिश,
ठीक है, येलोविश जो ग्रीनिश डिपोजिशन होता है, ठीक है, कॉपर का, इसको कहते हैं केएफ रिंग्स। जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया है इसको कहते हैं केएफ रिंग्स, केसर फिशर रिंग, ठीक है। ये लेकिन लेट ये फीचर्स होता है, ये हमारे लेट फीचर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अर्ली फीचर्स क्या है कि हमारे वो लीवर में डैमेज करेगा, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं, देखिए ये अर्लीस्ट जो फीचर्स होता है, अर्लीस्ट जो फीचर्स होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो ये लेंटिकुलर सिस्टम्स है, ठीक है, लेंटिकुलर सिस्टम जैसे ग्लोबस पैलिडस प्लस पुटामेन, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेंटिकुलर सिस्टम। ये क्या करता है, यहाँ पे जब ये इस पुटामेन में अगर डिपोजिशन होता है तो इसको ये डैमेज करता है, तो इसके चलते जो है कुछ अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशंस आते हैं, जैसे कि आपके मोमेंट में कुछ चेंजेस आएंगे या कि रिजिडिटी हो जाएगी, ठीक है। तो मोमेंट में क्या होगा कि एक स्पेशल मोमेंट होता है, जैसे कि ऐसे है, ठीक है, ऐसे मोमेंट इसमें हो जाएगा, ठीक है, एकदम फाइन ट्रिमर की तरह, ठीक है, ट्रिमर्स हो जाएंगे जिसको कहते हैं विंग वेटिंग ट्रिमर, ठीक है। ये मोमेंट है। इसके बाद से इसके कभी कभी इसमें क्या होता है, ये डिस्टोनिया मसल्स वीकनेस होता है, डिस्टोनिया भी ये करता है। रिजिडिटी जो है ये मान लीजिए ये जो हमारा पार्किंसन जैसा ये कुछ सिम्टम्स लाते हैं, पार्किंसंस लाइक रिजिडिटी, ठीक है, पार्किंसंस लाइक रिजिडिटी। इसमें क्या होता है, अगला देखिए, जैसे ये किडनी है, ठीक है, ये एक्सेस जब कॉपर अगर आता है, ठीक है, अगर एक्सेस कॉपर रिलीज हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली यूरिन से निकलता नहीं, ठीक है, लेकिन अगर एक्सेस कॉपर बन रहा है तो यूरिन से ये निकलेगा, बाइंड नहीं करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर क्या होगा कि हमारे यूरिनरी सिस्टम से भी बाहर निकलेगा। तो ये नॉर्मली जो डैमेज करता है वो पीसीटी को करता है, ठीक है, पीसीटी को ये डैमेज करता है। और आप जानते हैं कि पीसीटी क्या करता है, लगभग 70% जो होता है, 70% जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जो फिल्टर होता है, जो भी प्रोडक्ट फिल्टर होता है उसमें जो 70% जो एब्जॉर्प्शन होता है वो करता है पीसीटी, ठीक है। जैसे मेन है, जैसे ग्लूकोज का भी एब्जॉर्प्शन करता है, एमिनो एसिड का भी ऑब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, यहाँ से मतलब, और इसको आयंस, सेवरल आयंस को भी ऑब्जर्व करता है, इसके वजह से वाटर भी सब ऑब्जर्व होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर पीसीटी अगर डैमेज है तो ग्लूकोज अगर नहीं होता है तो ये ग्लूकोज यूरिया हो जाएगा, अगर एमाइनो नहीं होता एमाइनो एसिड यूरिया हो जाएगा, ठीक है। तो शरीर से अनयूजुअल ग्लूकोज का भी एलिमिनेशन होगा, फिर इसके बाद से अमाइनो एसिड का भी एलिमिनेशन होगा, ठीक है। इसके बाद सेवरल आयंस का भी एलिमिनेशन होगा, ठीक है, वाटर का एलिमिनेशन होगा, तो ओलिगोयूरिया का भी कारण बनेगा, ठीक है, ओलिगोयूरिया का भी कारण बनेगा। इसके बाद देखते हैं, जैसे कि ओलिगोयूरिया नहीं, ऐसे इसमें कहते हैं, सॉरी, सेवरल साल्ट जो है, जैसे सोडियम जो भी है, तो साल्ट वेस्टिंग का भी ये कारण बनेगा, ठीक है, साल्ट वेस्ट होगा। इसके बाद देखते हैं कि मान लीजिए जैसे ये जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर ये नॉर्मली जो है वो इंटर कर जाते हैं हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन से, थ्रू साइनोवियल फ्लूइड में, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड में, ये साइनोवियल फ्लूइड में जाते हैं, वहाँ भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को भी डैमेज करते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज होगा, फिर इसमें इन्फ्लामेशन करते हैं, और ये जो है प्री मैच्योर अर्थराइटिस का कारण बनते हैं, ठीक है, डिसआर्थिया जिसको कहते हैं, एक मैनिफेस्टेशन आता है डिसआर्थिया का, ठीक है। अब देखिए, अभी हम थोड़ा सा इसमें रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि आई जो है वो लेट मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेन में अगर वर्क करते हैं, पुटामेन को डैमेज करते हैं, ठीक है, लेंटिकुलर सिस्टम को डैमेज करते हैं, तो ट्रिमर आता है, मोमेंट
अफेक्टेड होता है तो ट्रीमर्स आता है, विंग बेटिंग ट्रीमर्स स्पेशल जो होता है इसका विंग बेटिंग ट्रीमर्स होता है, डिस्टोनिया होता है। फिर रिजिडिटी जो होता है वो पार्किंसंस डिजीज़ के जैसा रिजिडिटी होता है, ठीक। अब क्या होता है कि अगर ये कॉपर एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन के थ्रू, तो यूरिन के जब थ्रू होगा, अगर एक्सेस बन रहा है तो वो पीसीटी को डैमेज करेगा। अगर पीसीटी को डैमेज करेगा तो जो साल्ट का जो बहुत सारे सोडियम ये सब का, क्लोराइड का, ये सब का एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर इस सब चीज़ अगर अफेक्टेड है, पीसीटी डैमेज है, तो इनका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। अगर ये एब्जॉर्ब पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं होंगे तो ग्लूकोज यूरिन से बाहर आएगा तो ग्लूकोज यूरिया कहते हैं, अमाइनो एसिड बाहर आएगा तो अमाइनो एसिड यूरिया कहेंगे, अगर साल्ट वेस्ट हो रहा है तो साल्ट वेस्टिंग कहेंगे, ठीक। अब क्या है कि ये कभी कभी हमारे साइनोवियल फ्लूइड में भी इकट्ठा होता है, ठीक है। तो साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन को भी ये डैमेज करेगा और ये कारण बनाता है प्रीमेच्योर अर्थराइटिस का भी, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके कुछ नॉर्मली जो इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसके वर्कअप के लिए जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको सबसे बेस्ट है कि 24 आवर कॉपर यूरिन चेक कर लें। हम 24 आवर का चेकिंग करेंगे, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है कि अगर इसमें यूरिन से तो नॉर्मली कॉपर ज़्यादा बाहर आता नहीं है, ठीक है। अगर आ रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम है तभी ये आ रहा है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए अगर लीवर बायोप्सी करते हैं किसी, ये अगर लीवर बायोप्सी करते हैं तो इस लीवर बायोप्सी में हम स्टेन जो यूज करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कहते हैं रूबियानिक एसिड, रूबियानिक एसिड, ठीक है। रूबियानिक एसिड ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेन यूज करते हैं और मालूम करते हैं कॉपर डिपोजिशन के बारे में, ठीक है। ये वर्कअप हुआ मेरा और ये हुआ स्टेन। और बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब